नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं जून मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जून 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बन सकते हैं और एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं, वो सभी हम इन वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मान के चलिए पूछे जाते हैं। ठीक है, डिस्कशन किस प्रकार करेंगे? देखिए, क्वेश्चंस रहेगा और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि बैंक एसएससी में आने की पूरी संभावना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? दोस्तों, ये जीत लिया है ऑप्शन नंबर डी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। ठीक है, आईपीएल 2026 का खिताब आरसीबी ने जीता है और लगातार 2 बार आईपीएल का टूर्नामेंट आरसीबी द्वारा जीत लिया गया है। मतलब 2025 का इवेंट भी इनके द्वारा जीता गया था और 2026 का इवेंट भी इनके द्वारा ही जीता गया था। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराया है कितने? 5 विकेट से। ठीक है, वही इवेंट कहां पर हुआ था? ये मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, और आरसीबी ने लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता है। पहला जीता था 2025 में और 2026 में, ये दोनों खिताब जो है जीत लिए हैं। ठीक है, और इसके कैप्टन की बात करें तो आरसीबी टीम के कैप्टन है रजत पाटीदार। ठीक है, और गुजरात टाइटंस की टीम के कप्तान कौन है? शुभमन गिल। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ये था कि विराट कोहली जी ने नाबाद 75 रन की पारी खेली थी और इसी उपलक्ष्य में इन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको आईपीएल से रिलेटेड याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मई 2026 में भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, ये स्थापित किया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अच्छा, स्काई कास्ट सिस्टम क्या है? स्काई कास्ट सिस्टम का उपयोग रियल टाइम विमानन, मौसम निगरानी और पूर्वानुमान, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, कोई भी फ्लाइट को सी ऑफ करने से पहले वेदर चेकअप किया जाता है, तो ये रियल टाइम में ही वेदर फोरकास्टिंग या फिर मौसम का पूर्वानुमान जो है करेगा कि किस टाइप की हवाएं चल रही हैं और किस प्रकार का मौसम है। और ये स्काई कास्ट सिस्टम कहां पर स्थापित किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, ये लॉन्च किया गया है कॉमन लैंडिंग पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। अच्छा, क्या है ये कॉमन लैंडिंग पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स? देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, सिविलियंस के कुछ भी ऐसे एसेट्स, चाहे वो बैंक में जमा राशि हो या अनक्लेम्ड बीमा दावे हो, अनक्लेम्ड शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो जो निवेश किए गए हैं, ऐसे सारे फंड्स जिसको क्लेम नहीं किया जा सका है और अनक्लेम्ड है, इसकी जानकारी कॉमन लैंडिंग पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, इसी चीज की जानकारी इसमें रहेगी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ताइपेई कैपिटल कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक और पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों, जीते हैं 5। ठीक है, हाल ही में ताइपेई कैपिटल कप हुआ है जो कि कहां पर स्थित है? चाइना में। ताइपेई एक शहर है जो कि चाइना में स्थित है और यहीं पर ताइपी कैपिटल कप है, वो उसका आयोजन किया गया है, जिसमें भारत द्वारा कुल 5 मेडल जीते हैं। कितने? 5, जिसमें 2 सिल्वर मेडल्स हैं और 3 मेरिट अवार्ड है। ठीक है, ताइपेई कैपिटल कप में। और देखिए, मेरिट अवार्ड की बात करें तो मेरिट अवार्ड क्या होता है? मेरिट अवार्ड मतलब किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया था किंतु मेडल जीतने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसे एक मेरिट अवार्ड दिया जाता है उसके प्रोत्साहित करने के लिए। वहीं 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे ताइपेई कप में। ठीक है, हाल ही में भारतीय हज मिशन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये प्रदान किया गया है लवायतम पुरस्कार। जी हाँ, हाल ही में लवायतम पुरस्कार प्रदान किया गया है भारतीय हज मिशन को। अच्छा, किसके द्वारा दिया गया है ये? सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा द्वारा लवायतम अवार्ड दिया है भारतीय हज मिशन को। अच्छा, क्यों दिया है? देखिए, भारत की ओर से जो भी भारत के नागरिक हैं, हज यात्रा पर जाते हैं, तो उनको बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना, उनसे सही कॉपरेशन या समन्वय स्थापित करना, संचार सेवाएं देने के लिए, मतलब संचार सेवाएं देना, उनको कम्युनिकेशंस उपलब्ध कराना, इसी उपलक्ष्य में सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज मिशन ने लवायतम अवार्ड्स दिया है। किसको? भारतीय हज मिशन को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फैक्ट्स। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है ना? व्हेन इज हिंदी जर्नलिज्म डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 मई। प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है दोस्तों? देखिए, 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्टंड, क्या नाम था? उदंड मार्टंड, प्रकाशित हुआ था और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस या हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। और वहीं उदंड मार्तंड के
संस्थापक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ये भी पत्रकार थे और इन्हीं के द्वारा उदंड मार्तंड का प्रकाशन किया गया था। और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत विश्व की कौन सी सबसे अधिक डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था बन गया है? रिसेंटली इंडिया has emerged as the world's which most digitalized economy, तो ये बन गया दोस्तों 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ठीक है, अच्छा इसका निर्णय कैसे होता है? डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां डिजिटल तकनीकों का उपयोग सरकार, व्यवसाय, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और आम नागरिकों के दैनिक जीवन में व्यापक रूप से किया जाता है और इसी के आधार पर डिजिटाइज इकोनॉमी निर्धारित होती है। ठीक है, देखिए ICRIER प्रोसेस सेंटर द्वारा 71 देशों का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें प्रथम 5 डिजिटलाइज इकोनॉमी कौन कौन सी निर्धारित की गई है। सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स की, दूसरे नंबर पर है चाइना की, फिर है सिंगापुर की, फिर है नेदरलैंड्स की और फिर है भारत की। भारत 5वें नंबर पर रहा है इस मतलब डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 31 मई को। देखिए डेज आपको सारे पता होना चाहिए, है ना। अभी हमने बात करी थी कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, मई उसके ठीक एक दिन बाद 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है, थीम आपको पता होना चाहिए, अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो आप चीजें याद नहीं हो रही हो तो आप रिपीट करके देखिएगा। वैसे मैं रिवीजन भी करवाता हूँ। टॉप 100 जैसे करंट अफेयर्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसी पे डेली बेसिस पे भी करंट अफेयर अपलोड करते हैं और विस्तार में सारी चीजों का हम डिस्कशन करते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख लिया करिए और वीकली जो मैं अपलोड करता हूँ वो भी देख लिया करिए, तो सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में प्रथम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बन गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान लागू किया है। अच्छा क्या होता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान? ये जो प्लान है इसमें जो ITIs होते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उनका उन्नयन या उनका अपग्रेडेशन करने के लिए उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है और ये PM सेतु योजना के अंतर्गत ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान की मंजूरी दी गई है। देखिए आंध्र प्रदेश की बात हो रही तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पता होना चाहिए, N चंद्रबाबू नायडू। क्या नाम है? N चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ के गवर्नर है सैयद अब्दुल नाजिर। क्या नाम है? सैयद अब्दुल नाजिर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर है सैयद अब्दुल नाजिर और चीफ मिनिस्टर कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी है दोस्तों? अमरावती। कौन सी? अमरावती। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में गोवा ने अपना कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो गोवा ने अपना 40वां स्थापना राज्य दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था और इसी उपलक्ष्य में इस वर्ष 40वां स्थापना दिवस मनाया है गोवा ने। देखिए गोवा की बात हो रही तो गोवा की कैपिटल क्या है? पनाजी। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हाल ही में 40वां स्थापना दिवस मनाया है गोवा ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में CP ग्राम्स AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान निधि किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जितेंद्र सिंह। देखिए जितेंद्र सिंह जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, इन्हीं के द्वारा हाल ही में चैटबॉट समाधान निधि लॉन्च किया है। अच्छा क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है, ये AI चैटबॉट है और ये नागरिकों को अपनी जो सरकारी शिकायत होती है, जो ग्रीवेंसेस होती हैं, दर्ज करने और उनकी स्थिति जानने में सहायता प्रदान करेगा, है ना। ये जो समाधान देती है गवर्नमेंट कंप्लेंट्स होती है उसमें दर्ज कर सकेंगे कोई भी सिविलियंस और साथ में उसकी क्या स्थिति है उसका अपडेट भी मिलेगा। देखिए शुभारंभ की बात करें तो जितेंद्र सिंह ने किया है, जैसे हमने बात करी नई दिल्ली में। और जितेंद्र सिंह जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, साथ ही अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का भी चार्ज है इनके पास, है ना, इंडिपेंडेंट चार्ज है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है दोस्तों? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, ये पिक्चर में दिख रहे हैं यही है कृष्णा स्वामीनाथन जी और इन्होंने हाल ही में ये इंडियन नेवी के नौसेना प्रमुख या चीफ ऑफ नवल स्टाफ बन गए हैं। अच्छा इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इससे पहले 26वें नंबर के जो चीफ ऑफ नवल स्टाफ थे वो थे दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना।
दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के चीफ ऑफ नवल स्टाफ थे और इनका जो रिटायरमेंट है वो 31 मई को हो गया है। 31 मई को ये सेवानिवृत्त हो गए हैं और इसी उपलक्ष्य में कृष्णा स्वामीनाथन को 27वां चीफ ऑफ नवल स्टाफ नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है दोस्तों? तो ये बन गए हैं एनएस राजा सुब्रमण्यम। देखिए ये पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है एनएस राजा सुब्रमण्यम और इन्हीं के द्वारा ये तीसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले कौन थे? दूसरे नंबर के थे अनिल चौहान जी। ठीक है, अनिल चौहान जो है दूसरे नंबर के सीडीएस थे और पहले नंबर के सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, है ना, जो शहीद हो चुके हैं। तो अभी तक केवल 3 ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। पहले थे जनरल विपिन रावत, दूसरे थे जनरल अनिल चौहान जी और तीसरे नियुक्त हो गए हैं एनएस राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, देखिए एनएस राजा सुब्रमण्यम जैसे हमने बात करी सीडीएस नियुक्त हुए हैं और इन्होंने 31 मई 2026 को पदभार ग्रहण किया है ना। और 31 मई को जो अनिल चौहान जी रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के बाद एनएस राजा सुब्रमण्यम जी को सीडीएस का चार्ज मिल गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में सुमन कल्याणपुर जिनका मई 2026 में निधन हुआ है, ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये थी पार्श्व गायन या प्लेबैक सिंगिंग। ठीक है, देखिए सुमन कल्याणपुर जिनका जन्म ढाका में हुआ था और इनका निधन मुंबई में हो गया है। ठीक है, और ये क्या थी? पार्श्व सिंगिंग या प्लेबैक सिंगर थी जो कि हिंदी, मराठी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में सिंगिंग करती थी और इनके द्वारा करियर की शुरुआत की थी 1950 में। कब से? 1950 में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। किसने जीत लिया है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता है सिंगापुर ओपन का। ठीक है, देखिए सिंगापुर ओपन सिंगापुर में हुआ था और मेंस डबल के विजेता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। अगले प्रश्न है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आईपीएल 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली द्वारा फाइनल में 75 रन की नाबाद पारी खेली गई थी और इसी उपलक्ष्य में इन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि आरसीबी ने 2026 का टाइटल जीत लिया है गुजरात टाइटंस को हरा के। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। वही प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बने थे। इन्होंने नाबाद 75 रन की पारी खेली थी 42 गेंदों में और टीम को विजेता बनाने में पूरी हेल्प करी थी। कप्तान है आरसीबी के रजत पाटीदार जी, गुजरात टाइटंस के कैप्टन है शुभमन गिल। और इंपॉर्टेंट ये था इस बार का कि ये जीत आरसीबी की लगातार दूसरी जीत है ना, कंटिन्यूएशन में 2 जीत, मतलब 2025 का आईपीएल भी आरसीबी द्वारा जीता गया था और 2026 का आईपीएल भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर द्वारा जीत लिया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया है डीके शिव कुमार। देखिए ये है पिक्चर में, ये है डीके शिव कुमार जी और इन्हीं को हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इससे पहले कौन थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री? तो वो थे सिद्धरामैया और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर डॉक्टर डीके शिव कुमार जी को कर्नाटक का सीएम नियुक्त कर दिया गया। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सीएलपी, है ना, सीएलपी पार्टी के ये नेता हैं और हाल ही में कर्नाटक के सीएम गए हैं। देखिए कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के बारे में आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर जैसे हमने डिस्कस किया डीके शिव कुमार जी हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है? कर्नाटक के थावरचंद गहलोत। कौन है गवर्नर? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं और कर्नाटक की राजधानी पता होना चाहिए। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलुरु। तो ये चीज कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर कौन बन गए? डीके शिव कुमार। गवर्नर बन गए हैं थावरचंद गहलोत और कैपिटल है बेंगलुरु। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजीव कृष्णा को, है ना। ये है पिक्चर में आईपीएस राजीव कृष्णा और ये हाल ही में स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले कौन थे? इससे पहले थे प्रशांत कुमार जी। इससे पहले थे प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार थे इससे पहले और प्रशांत कुमार को ओवरकम करके स्थायी रूप से राजीव कृष्णा जी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गए हैं। ये 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी। ठीक है दोस्तों,
अगले प्रश्न की बात करते हैं। मई 2026 में भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों 1.94 लाख करोड़। 1.94 लाख करोड़ से ज्यादा कलेक्शन हुआ है जीएसटी। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, 2025 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा है? 3.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों। और 2025 में कितना संग्रह था? 1.88 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ था। वहीं 2026 में 1.94 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी 1 जून को। प्रत्येक वर्ष 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे या विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इससे पहले हमने 2 दिवस और पढ़े थे, मैं फिर रिपीट करूंगा। 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है, अभी डिस्कस किया था। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है। वही 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है। देखिए थीम आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड मिल्क डे की इस बार की थीम थी सेलिब्रेटिंग विमेन फार्मर्स। क्या थी? सेलिब्रेटिंग विमेन्स फार्मर। और वर्ल्ड मिल्क डे की घोषणा जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। और प्रत्येक वर्ष 1 जून को, कब? 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मई 2026 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन का कुल मूल्य कितना रहा है? तो ये रहा है 29.90 लाख करोड़। ठीक है, इतना कलेक्शन हुआ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। कलेक्शन एक्चुअली इतना ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, वहीं लेन देन की संख्या 23.2 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। और कितना? 29.90 लाख करोड़ रुपए लेन देन हुआ है। देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात हो रही तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत और ओमान के बीच कौन सा समझौता लागू हुआ है? तो ये हुआ है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कौन सा हुआ है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए ओमान की बात हो रही है तो ओमान की कैपिटल पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ओमान की कैपिटल है मुस्कैत। क्या है? मुस्कैत। करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे? ओमानी रियाल। ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, यहाँ पे अरेबिक चलती है। सुल्तान का नाम आपको पता होना चाहिए, सुल्तान है हैतम बिन तारिक अल सैयद। हैतम बिन तारिक अल सैयद। और राजधानी मस्कट को पर्ल ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जो राजधानी, ओमान की राजधानी मस्कट है, इसको पर्ल ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में अफ्रीकी देशों में कौन सा वायरस फैला है या विच वायरस इन अफ्रीकन कंट्रीज हैज स्प्रेडेड? तो ये फैला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एबोला वायरस। हाल ही में कई अफ्रीकन कंट्रीज में एबोला वायरस फैल गया है। अच्छा, क्या होता है एबोला वायरस? देखिए एबोला वायरस के कुछ लक्षण की बात करें तो उसमें तेज बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, मांसपेशियों में दर्द होना, कमजोरी होना, उल्टी दस्त की शिकायत होना, पेट में दर्द होना, इस प्रकार की कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। और ये कई अफ्रीकन कंट्रीज में फैल गया है। अच्छा, इस बीमारी के फैलने के चक्कर में भारत द्वारा भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई है अफ्रीकन कंट्रीज को। ठीक है। अच्छा, एबोला वायरस का नाम एबोला कैसे रखा गया? एबोला नदी। देखिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक एबोला नदी है। और एक टाइम पर एबोला नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वहां के लोगों को एक वायरस हो गया था जिसमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो इस नदी के कारण बोला गया था, इस नदी के पानी के कारण इस तरीके के लक्षण हो रहे हैं या इंसान बीमार हो रहा है, इसी कारण इस वायरस का नाम एबोला वायरस रख दिया गया था। ठीक है, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज में काफी अधिक मात्रा में फैला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाल लिया दोस्तों? तो ये संभाल लिया है ऑप्शन नंबर बी, संजय वात्स्यायन ने। ठीक है, संजय वात्स्यायन जी हाल ही में बन गए हैं फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। देखिए इससे पहले हमने डिस्कस किया था चीफ ऑफ नवल स्टाफ, है ना। 27वें चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन बने हैं? तो वो बने हैं स्वामीनाथन जी। ठीक है, राजीवन स्वामीनाथन जी। ठीक है, राजीव स्वामीनाथन जी चीफ ऑफ नवल स्टाफ बने हैं। और हाल ही में नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? संजय वात्स्यायन ने। किसने? संजय वात्स्यायन ने। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल शतरंज में 3 बार हराया है? तो इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर प्रज्ञानंदा।
देखिए ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ये आर प्रज्ञानंदा जी हैं और इन्होंने हाल ही में शतरंज जो विश्व नंबर 1 या वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन है, उन्होंने क्लासिकल शतरंज की कैटेगरी में 3 बार हरा दिया गया है। ठीक है, आर प्रज्ञानंदा जो कि मैग्नस कार्लसन को लगातार 3 बार इन्होंने हरा दिया गया है, और किस कैटेगरी में? क्लासिकल चेस की कैटेगरी में। अच्छा, क्या होती है क्लासिकल चेस की कैटेगरी? इस चेस में जो चेस प्लेयर होते हैं, जो अपोनेंट्स होते हैं, उन्हें चाल चलने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है एज कम्पेयर टू रैपिड चेस एंड ब्लिट्ज चेस, है ना। रैपिड चेस में थोड़ा कम समय लिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है चाल चलने के लिए एज कम्पेयर टू क्लासिकल चेस। वहीं ब्लिट्ज चेस में रैपिड चेस से भी सबसे कम समय दिया जाता है, मतलब बहुत फास्ट खेलना पड़ता है आपको, है ना। तो हाल ही में क्लासिकल चेस कैटेगरी में आर प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को लगातार 3 बार हरा दिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में अंडमान एंड निकोबार कमांड का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थे ने। ठीक है, वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थे ने। ठीक है, विनीत मैकार्थे जो कि 20वें कमांडर इन चीफ बन गए हैं किसके? अंडमान एंड निकोबार कमांड के। अच्छा, ये कमांड क्या होती है? एनसी कमांड होती है। ये ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस कमांड का मतलब होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों आर्म फोर्सेस मिलकर काम करती हैं इस, है ना। तो इन तीनों जो ट्राई सर्विस कमांड है उसके कमांडर इन चीफ कौन बन गए हैं दोस्तों? विनीत मैकार्थे। कौन बन गए? विनीत मैकार्थे। ठीक है, हाल ही में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज या एमएनएस की अतिरिक्त निदेशक जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार संभाला है दोस्तों? तो ये संभाल लिया है ऑप्शन नंबर बी, मेजर जनरल रचेल थॉमस ने। देखिए ये पिक्चर में दिख रही है, यही है मेजर जनरल रचेल थॉमस, और इन्हीं के द्वारा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की अतिरिक्त निदेशक जनरल या फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त हो गई हैं। ठीक है, अच्छा किसको सक्सीड किया है इन्होंने? लिसामा पीवी को। इन्होंने हाल ही में लिसामा पीवी को सक्सीड करके एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर विराजमान हुई हैं। अच्छा, एमएनएस की बात हो रही है तो एमएनएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भारतीय सेना की नर्सिंग शाखा है। इसमें काम करने वाली नर्सें सेना के अस्पतालों में सैनिकों, उनके परिवारों और जरूरत पड़ने पर अन्य मरीजों की देखभाल करती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों ये संभाला है ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल तरुण चौधरी ने। एयर मार्शल अरुण चौधरी जी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है सेंट्रल एयर कमांड के। ठीक है ना, एयर मार्शल अरुण चौधरी जी। अच्छा ये बताइए कि एयर मार्शल अरुण चौधरी जी जो है कमांडिंग इन चीफ बने हैं, तो चीफ ऑफ एयर फोर्स या फिर इंडियन एयर फोर्स के चीफ कौन है वर्तमान में? तो वो है एपी सिंह। एपी सिंह जो है चीफ है एयर फोर्स के। ठीक है, और ये जो है जो एयर मार्शल तरुण चौधरी जी हैं, इन्होंने इनका जो कमीशन हुआ था 1989 में कमीशन पोस्ट मिली थी इंडियन एयर फोर्स के फाइटर स्ट्रीम में, ये इनकी नियुक्ति हुई थी, और हाल ही में अनुभवी फाइटर पायलट हैं यहाँ पे इंडियन एयर फोर्स में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? या व्हेन इज तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड? सो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 जून। प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, और किस एक्ट के तहत इसको राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 आंध्र प्रदेश स्टेट से पृथक करके तेलंगाना एक स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ था, जो कि भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस या तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, इससे पहले अभी हमने गोवा का देखा था, गोवा जिसने हाल ही में अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है ना, तो पता होना चाहिए। 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो भारत ने 19 पदक जीते हैं। ठीक है, अच्छा अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? हांगकांग में। इसका आयोजन कहां पर हुआ? हांगकांग में। वहीं भारत जो है कुल पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था, है ना, दूसरे स्थान पर था। अच्छा, तो पहले स्थान पर कौन था? पहले स्थान पर था चाइना। पहले स्थान पर चाइना था, दूसरे स्थान पर भारत रहा है। भारत द्वारा 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक हैं, 5 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
या हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट, तो ये नियुक्त हुई हैं जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। ये है पिक्चर में, ये है जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और इनको हाल ही में पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले सिक्किम हाई कोर्ट में जज की पोस्ट पर थी और हाल ही में इन्हें पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। 5 जून 2026 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। और इससे पहले पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस सुगम कुमार साहू, है ना। और जस्टिस सगम कुमार साहू जी को ओवरकम करके जस्टिस मीनाक्षी मदन राय नई चीफ जस्टिस बन गई है पटना हाई कोर्ट की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जून 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रुद्रम M2। हाल ही में रुद्रम M2 का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा। देखिए डीआरडीओ की बात हो रही तो आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, है ना, पता होना चाहिए। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। करंट में चेयरमैन कौन है? राजेश कुमार सिंह। ये एडिशनल चार्ज में है, ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज में नहीं है, एडिशनल चार्ज में है, राजेश कुमार सिंह, ठीक है। तो डीआरडीओ के बारे में इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों और उद्यमियों को पहचानने या फिर मार्गदर्शन देने और आगे बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था दोस्तों नवाचार मंत्र, है ना। नवाचार मंत्र इसका मुख्य उद्देश्य था मेंटरशिप, संसाधन, उद्योग नेटवर्क और राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना भारत के युवाओं को। और इसका जो उद्घाटन है श्री जयंत चौधरी जी द्वारा किया गया था। और श्री जयंत चौधरी जी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री की पोस्ट पर हैं, है ना। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री की पोस्ट पर हैं। और 3 जून 2026 को नवाचार मंत्र का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए चेयरमैन को नियुक्त हुए हैं या नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। कौन बन गए हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम, ठीक है। हाल ही में CBSE द्वारा लोखंडे प्रशांत सीताराम को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। इससे पहले ये कहाँ थे? इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर पोस्टेड थे, है ना। और इससे पहले CBSE के चेयरमैन थे राहुल सिंह और राहुल सिंह को ओवरकम करके लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। वहीं हाल ही में सेक्रेटरी भी नियुक्त हुए हैं CBSE के, वरुण भारद्वाज CBSE के नए सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। अच्छा, इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति करते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी जिसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ACC के अध्यक्ष होते हैं और इन्हीं के द्वारा ये सब नियुक्तियां की जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था कि लोखंडे प्रशांत सीताराम CBSE के नए चेयरमैन नियुक्त हो गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है ऑप्शन नंबर बी, S राधा चौहान को। देखिए पिक्चर में दिख रही है, ये है S राधा चौहान और इन्हीं को हाल ही में CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की खरीद के लिए जो एक सदस्यीय समिति बनाई गई है उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अच्छा, OSM क्या होता है दोस्तों? ऑन स्क्रीन मार्किंग होती है डिजिटल कॉपी जांच प्रणाली। ये एक प्रकार की डिजिटल कॉपी जांच प्रणाली है जिसमें परीक्षाओं की जो उत्तर पुस्तिकाएं रहती हैं या आंसर शीट्स होती हैं उन्हें स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा जाता है। एक प्रकार की डिजिटल कॉपी जांच प्रणाली है। कॉपी को स्कैन करते हैं और फिर कंप्यूटर में इसका चेकिंग की जाती है। और इसी चीज की जांच के लिए जो एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसकी अध्यक्ष कौन बन गई है? S राधा चौहान। दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी, विपुल। देखिए पिक्चर में देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है विपुल और इन्हीं को भारत की ओर से सऊदी अरब का अगला एम्बेसडर नियुक्त कर लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। देखिए सऊदी अरब की बात हो रही है तो सऊदी अरब की कैपिटल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। क्या है? रियाद। करेंसी यहाँ पर चलती है सऊदी रियाल। किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सैयद और क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। और सऊदी अरब में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या आधिकारिक भाषा है वो अरेबिक, ठीक है। क्या है? अरेबिक। तो इतनी चीजें आपको सऊदी अरब के बारे में पता होना चाहिए। विश्व साइकिल दिवस 2026 कब मनाया जाता है? या व्हेन इज वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व्ड? सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जून।
प्रत्येक वर्ष 1 जून को, प्रत्येक वर्ष 3 जून को, है ना, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 3 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा थीम आपको पता होना चाहिए, इस बार की थीम थी साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। ठीक है, अच्छा इससे पहले हमने कौन कौन से डेज पढ़े एक बार रिपीट कर लेते हैं। इससे पहले हमने 30 मई को पढ़ा था हिंदी पत्रकारिता दिवस, 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। वहीं 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना कब गठित हुआ था? 2 जून 2014 को। ठीक है, 3 जून को अभी हाल ही में पढ़ लिया हमने, 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो इतने डेज आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, है ना। 5 डेज हमने पढ़ लिए, आपको उम्मीद करता हूँ कि याद हो गए होंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे या विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे और 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे। हाल ही में भारत की पहली निजी विश्वविद्यालय कौन बनी है जिसने इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित की है? तो दोस्तों ये स्थापित करी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसके द्वारा एआई डिजिटल लैब की स्थापना की गई है। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतर को कम करना। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेजेस प्रोवाइड करना वहां के स्टूडेंट्स को। इसी उपलक्ष्य में इंडिया एआई डेटा लैब का स्थापना की गई है। कहां पर? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 21वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये चुना गया है खलीलुर रहमान को। किसे चुना गया है? खलीलुर रहमान को। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, इन्हीं का नाम है खलीलुर रहमान। ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र या 81वें सेशन के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। अच्छा, 81वें जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट चुनने के लिए वोटिंग होती है, जिसमें एंद्रियास केकोरिस को इन्होंने वोटिंग में हराया है और हराने के बाद 81वें सत्र के नए चेयरमैन बन गए हैं खलीलुर रहमान। ठीक है, और जैसे हमने डिस्कस करिए ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, तो इतने फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में 2026 का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए। तो ये बन गए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को हाल ही में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स मिला है। अच्छा, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? खेल उपलब्धियों के लिए, है ना। खेल उपलब्धियां, मानवीय कार्य जो होते हैं, नेतृत्व या फिर लीडरशिप होती है, या उत्कृष्ट आचरण या हाई कैरेक्टर होता है, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि हाल ही में लियोनेल मेसी को मिला है। कौन सा अवार्ड है? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? या वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो ये मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7 जून को। प्रत्येक वर्ष 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। ठीक है, देखिए फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। हमने जो लास्ट में डे पढ़े हैं, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है और अब पढ़ा हमने 7 जून। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, तो हमने लगभग 4 और 2 6 डेज पढ़ लिए हैं। 6 डेज में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हुआ होंगे। ये क्वेश्चन एज इट इज आते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, सीधा आपको पता होना चाहिए 7 जून को। वहीं कभी कभी थीम्स भी पूछी जाती है, तो थीम भी आपको याद होना चाहिए। इस बार की थीम थी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर। फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर। वहीं उद्देश्य क्या है इसका? सुरक्षित भोजन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में 57 वर्ष की उम्र में किस अभिनेता का निधन हो गया है? तो ये हो गया सलीम कुमार, है ना। सलीम कुमार जो कि अभिनेता या एक्टर थे, 57 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, कहाँ पे इनका निधन हुआ है? कोच्चि में। कोच्चि जो कि केरलम में स्थित है, यहीं पर सलीम कुमार जी जो कि प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता थे और राष्ट्रीय पुरस्कार या नेशनल अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका था। इन्हीं का हाल ही में 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो ये नामित किया गया है हैन सियोंग सूक को। हैन सियोंग सूक को साउथ कोरिया के अगले प्रधानमंत्री के पद के लिए नामित किया गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है हैन सियोंग सूक। हैन सियोंग सूक जो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, और इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रपति का नाम है ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग राष्ट्रपति हैं, और इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हैन सियोंग सूक देश की अगली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद के रूप में नामित हुई है। देखिए, अभी तक साउथ कोरिया में केवल 2 ही महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री थी हैन म्योंग सूक। पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम था हैन म्योंग सूक, और दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है? ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग हैन सियोंग सूक। हैन सियोंग सूक प्रधानमंत्री दूसरे नंबर की महिला प्रधानमंत्री बनी है। पहली नंबर की महिला प्रधानमंत्री थी हैन म्योंग सूक। ठीक है, नाम में बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ा टफ नाम है, लेकिन याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है ली जे म्यूंग, हाल ही में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो रही हैं हैन सियोंग सूक, और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम था हैन म्योंग सूक। हैन म्योंग सूक, तो ये आपको पता होना चाहिए ना, याद करिएगा, 2-3 बार देखिएगा, चीजें याद हो जाएंगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में सिल्वर अवार्ड्स किस प्लेटफॉर्म को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ई जागृति को। ई जागृति प्लेटफॉर्म को हाल ही में जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में सिल्वर अवार्ड दिया गया है ना। देखिए, क्या है ई जागृति? ई जागृति एआई आधारित पेपरलेस उपभोक्ता शिकायत, या जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके द्वारा जो शिकायत की जाती है उसका निवारण प्लेटफॉर्म है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इसे बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट द्वारा। कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट द्वारा ई जागृति का निर्माण किया गया है, और इसे हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार देने के लिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में सिल्वर अवार्ड देने के लिए चुना गया है। ठीक है, और ई जागृति प्लेटफॉर्म की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को। और हाल ही में जो ई गवर्नेंस पुरस्कार का होने वाला है, इसमें सिल्वर अवार्ड इसे दिया जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब, मेंस सिंगल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है एलेक्जेंडर वेरेव ने। एलेक्जेंडर वेरेव ने पुरुष एकल मेंस सिंगल टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन 2026 में। एलेक्जेंडर वेरेव है ना। और ये फ्रेंच ओपन में किसको हराया दोस्तों? इन्होंने फाइनल मुकाबले में इन्होंने फ्लेबियो कोबोली को हरा के एलेक्जेंडर वेरेव ने फ्रेंच ओपन 2026 जीत लिया है। अच्छा, 29 वर्ष की उम्र में जेरेव ने 1937 के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी बने हैं, है ना। अच्छा, 1937 में किसने जीता था? हैनर हेंकेल ने। ये भी जर्मन पुरुष खिलाड़ी थे। इन्होंने 1937 में हैनर हेंकेल थे, 1937 में उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। और इसके बाद 29 वर्ष की उम्र के जेरेव जो है, एलेक्जेंडर जेरेव, इनके द्वारा फ्रेंच ओपन जीत लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में जम्मू में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र या फिर रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं, और इन्हीं के द्वारा रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की है जम्मू में। ठीक है, अच्छा, क्या करता है ये जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, ये इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है मौसम पूर्वानुमान सेवाएं, जो वेदर फोरकास्टिंग की सेवाएं होती हैं, मतलब मौसम का हाल पहले से डिसाइड कर लेना कि इस प्रकार का मौसम होने वाला है। इसी का सेंटर हाल ही में जम्मू में स्थापित किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की मौसम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये जो आरएमसी सेंटर है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की मौसम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और इसकी स्थापना या उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, हाल ही में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारत की T20 टीम का नया कप्तान किसे बना दिया गया है? तो दोस्तों ये बना दिया गया है श्रेयस अय्यर, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में श्रेयस अय्यर को T20 इंडियन टीम की कप्तानी सौंपी गई है। और हाल ही में जो इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे में भारतीय टीम जा रही है,
उसके कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये निर्णय बीसीसीआई द्वारा दिया गया है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इन्होंने हाल ही में श्रेयस अय्यर को T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया है। अच्छा, कैप्टन तो श्रेयस अय्यर बन गया, तो वाइस कैप्टन कौन बने हैं? तो वाइस कैप्टन बने हैं तिलक वर्मा, है ना, तिलक वर्मा को वाइस कप्तान नियुक्त किया है। वहीं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय T20 टीम में शामिल किया गया है। देखिए, आपने सुना होगा वैभव सूर्यवंशी का नाम, जो कि आईपीएल स्टार थे। आईपीएल 2026 में इन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन दिया था, सर्वाधिक 776 रन बनाए थे इन्होंने, 776 रन बनाए थे। उसमें कई अवार्ड्स भी मिले थे इन्हें आईपीएल के फाइनल टूर्नामेंट के बाद। और इसी उपलब्धि में और इसी ये जो इन्होंने इतने रन बनाने के लिए और इतना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इनको हाल ही में T20 इवेंट होने वाला है भारतीय इंग्लैंड का और इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ, इसमें जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका या अमेरिका टू अमेरिका स्टाफ टॉक, इसका 29वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है हवाई, अमेरिका में। हवाई जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक शहर है, और यहाँ पर 29वां संस्करण जो है आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक का आयोजित किया गया है। अच्छा, भारत की ओर से अध्यक्षता किसने करी थी? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई द्वारा। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई द्वारा सह अध्यक्षता करी थी। वहीं अमेरिका की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वॉवल, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई है। ठीक है। और किस विषय में बात हुई है दोस्तों? मेनली भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करना, जो बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन है, कि मतलब दोनों आर्मी अच्छे से कॉपरेट करके चलें और साथ ही जो भी सैन्य अभ्यास होते हैं उसका आयोजन भी किया जाए। इन सब पर मुख्य बात हुई थी कहां पर? आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स, जिसका 29वां संस्करण आयोजित हुआ है हवाई, अमेरिका में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं आर प्रज्ञानंदा। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, यही आर प्रज्ञानंदा। और हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को भी लगातार क्लासिकल चेस में 3 बार हराया था। अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, क्लासिकल चेस कैटेगरी में लगातार 3 बार हराया था। और हाल ही में नॉर्वे चेस चैंपियनशिप भी इन्होंने जीत ली है। किसने? आर प्रज्ञानंदा ने। अच्छा, किसको हरा के जीती है दोस्तों? तो ये हरा के जीती है विंसेंट केमर। विंसेंट केमर जो कि जर्मनी के ग्रैंड मास्टर हैं, इन्हीं को हरा के आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीत लिया है। अच्छा, नॉर्वे चेस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था ओस्लो में। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, और यहीं पर नॉर्वे चेस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किस भारतीय विकेटकीपर द्वारा दी गई है? तो दोस्तों ये ली गई है केएस भरत, है ना, ये है पिक्चर में केएस भरत, और इनके द्वारा हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। अच्छा, फाइनल इवेंट इनका जो लास्ट मैच था वो कहां पर खेला गया था? अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच फरवरी 2026 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ विशाखापट्टनम में इन्होंने अपना अंतिम मैच खेला था। ये विकेट कीपर बैट्समैन है ना, विकेट कीपिंग भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं। और भारत के लिए इन्होंने 7 टेस्ट मैच खेले थे, और हाल ही में इनके द्वारा रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस मंच ने एक सप्ताह में सबसे अधिक लोगों द्वारा ऑनलाइन क्विज में भागीदारी के लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों मेरा युवा भारत या माय भारत ने, है ना। सबसे ज्यादा भागीदारी जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्विज में भागीदारी ली है। अच्छा, कितने लोग क्विज में इन्वॉल्व हुए थे? 3,90,812 प्रतिभागियों द्वारा जो क्विज में सफलतापूर्वक भागीदारी बने थे, मतलब इसमें हिस्सा लिया था। और इसी हिस्से के साथ सबसे मतलब ज्यादा भागीदारी लेने के लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। किसके द्वारा? मेरा युवा भारत या माय भारत द्वारा, है ना, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में गोल्ड अवार्ड, देखिए हाल ही में अपन ने सिल्वर अवार्ड की बात करी थी, अब गोल्ड अवार्ड किस पहल को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में। अच्छा, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया ये एप्लीकेशन, है ना। क्या नाम है इसका? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, और इसे कैटेगरी 7 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स के अंतर्गत ये जो राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार है, इसमें गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। अच्छा, जो पुरस्कार वितरण है इसका 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कब आयोजित होगा? 1 से 2 जुलाई के बीच आयोजित होगा। कहां पर? जयपुर में।
और यहीं पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स दिए जाएंगे, जिसमें गोल्ड मेडल मिल रहा है किसको, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को, और वहीं सिल्वर मेडल किसे मिलेगा, ई जागृति को, है ना, जो कि कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने बनाया है। अभी हमने डिस्कस किया था ना ई जागृति प्लेटफॉर्म को सिल्वर मेडल मिलेगा और वहीं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। क्या अच्छा थीम क्या थी दोस्तों, विकसित भारत 2047, एआई इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के अगले वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल नागेश कपूर, है ना। ये पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है एयर मार्शल नागेश कपूर, और इन्हीं को हाल ही में वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, एपी सिंह, है ना। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बन गए हैं, एयर मार्शल नागेश कपूर, है ना। तो पता होना चाहिए आपको। एयर मार्शल एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 जुलाई 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे और एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लेंगे। देखिए माफ कीजिएगा, इसमें जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं ये एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी बने हैं, और इन्होंने एक्चुअली एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है ना। पहले नागेश कपूर थे और हाल ही में आशुतोष दीक्षित बन गए हैं ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये है आशुतोष दीक्षित जी, और इन्हीं के द्वारा वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है, और ओवरकम किसको किया है, नागेश कपूर को, है ना। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, एयर मार्शल एपी सिंह। तो ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ने 8 जून 2026 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो 90वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, हाल ही में 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है। देखिए 8 जून 1936 को इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया था। वहीं ऑल इंडिया रेडियो से परिवर्तित कर 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रख दिया गया था। ठीक है, आकाशवाणी, और इसी के हाल ही में 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है कब, 8 जून 2026 को। वहीं आकाशवाणी का मोटो क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, है ना। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये भारत की गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है और इसने हाल ही में अपनी 90वीं एनिवर्सरी मनाई है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व महासागर दिवस 2026 कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 जून को, है ना। प्रत्येक वर्ष 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। देखिए फिर से डेज की बात हुई है तो हम पुराने कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में हमने पढ़ा था 30 मई को, ठीक है, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। 1 जून को हमने दोस्तों पढ़ा था एक वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। ठीक है, 2 जून को तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था, 2 जून 2014 को 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। और वहीं 7 जून को, है ना, लास्टली हमने पढ़ा था 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इतने डेज हमने पढ़ लिए थे। और साथ में इसके ठीक एक दिन बाद 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे या विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे डेज आपको पता होना चाहिए। देखिए वर्ल्ड ओशियन डे की थीम पता होना चाहिए, री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद अवर ओशियन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद अवर ओशियन। देखिए देखा जाए तो पृथ्वी की जो सतह है उसमें 70 और 30 के रेशियो में जो है पानी और जमीन है। 70% सतह जो है वो पानी या ओशियन है या समुद्र है, और 30% सतह जो है जमीनी स्तर है। तो 70-30 का रेशियो, तो 70% काफी अधिक भाग है। और इसी के संरक्षण के लिए या इसके महत्व समझाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है, 8 जून को। कब मनाया जाता है, 8 जून को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान ने कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, तो ये किया है मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सैरेक्स। मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज जिसे सैरेक्स के नाम से जाना जाता है, इसी को दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा ये सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अच्छा, ये दोनों देशों की जो इंडियन आर्मी है ये आपस में सैन्य अभ्यास करेंगे जिसका नाम है सैरेक्स एक्सरसाइज, है ना। और ये 9 वर्षों बाद इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इस अभ्यास का आयोजन 9 वर्षों बाद किया जा रहा है। वही आयोजन दक्षिण कोरियाई नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, सैरेक्स की शुरुआत कब हुई थी, 1999 को, 1999 को सैरेक्स की जो शुरुआत हुई थी। और साउथ कोरियाई नौसेना
मतलब दक्षिण कोरिया की तरफ से इंडियन नेवी रहेगी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स रहेगी जापान की तरफ से, और इन दोनों की तरफ से संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब फाइनल में किस देश को हराकर जीता है? तो ये जीता है दोस्तों जापान को हराकर। भारत ने हाल ही में अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 को जापान को हराकर जीत लिया है ना। अच्छा, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? काकामीगाहारा, है ना, काकामीगाहारा, जो कि जापान का ही एक शहर है ना। क्या नाम है? काकामीगाहारा जापान का एक शहर है, और यहीं पर मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत ने जापान मेंस नेशनल अंडर 18 हॉकी टीम को 4-1 से हरा दिया था। कैसे? 4-1 से, है ना। और ये 4-1 से हॉकी हराकर मेंस नेशनल अंडर 18 हॉकी की विजेता बन गई है कौन? भारत। तो भारत ने ये खिताब तीसरी बार जीत लिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का फाइनल खिताब, ये हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में महिला एशिया व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों ये जीती है सविता श्री भास्कर ने, है ना। पिक्चर में दिख रही है यही है सविता श्री भास्कर, और इन्हीं के द्वारा वुमेन्स एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप या व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, ये 19 वर्षीय इंटरनेशनल मास्टर है जो चेन्नई से बिलोंग करती है, और उलान बातर में जो एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप या एशियाई इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। ठीक है। अच्छा, उलान बातर किसकी कैपिटल है? मंगोलिया की, है ना। मंगोलिया जो देश है इसकी कैपिटल है उलान बातर, और यहीं पर इस जो महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप इसका आयोजन हुआ था, और सविता श्री भास्कर द्वारा यह खिताब जीत लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रिसेंटली इंडिया वन द SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द फाइनल? तो ये डिफीट किया है बांग्लादेश को। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF, है ना, SAFF खिताब जीत लिया है। अच्छा, SAFF का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, और ये खिताब जीता है भारत की वुमेन्स ने, है ना। इंडियन वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम ने जीता है SAFF फाइनल का महिला चैंपियनशिप 2026। किसको हरा के जीता है? बांग्लादेश वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम को 3-1 से हराया था, और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? मडगांव में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स या सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स का आयोजन की स्थापना किस सरकार द्वारा की गई है? तो ये लॉन्च की गई है ये लॉन्च की गई है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा, है ना। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है। अच्छा, क्या स्पेशल बात है इसकी स्पेशल बात है कि इस फोर्स में पूरी महिला पुलिसकर्मी शामिल की गई है, महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। वहीं इसकी जो हेड है ये भी बनाई है के भुवनेश्वरी, जो कि IGP की पोस्ट पर है वर्तमान में। के भुवनेश्वरी सिंगपेन टास्क फोर्स की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गई है या हेड बन गई है, और जो सिंगपेन टास्क फोर्स है इसमें पूरी की पूरी जो स्टाफ जो फोर्स रहेगी वो महिला पुलिसकर्मी रहेंगे। देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा इसकी स्थापना की गई है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट में अभी हाल ही में TVK की पार्टी आई है। ठीक है, TVK की पार्टी मतलब तमिलगा वेट्रो कजागम, तमिलगा वेट्रो कजागम की पार्टी आई है, जिसके हेड कौन बन गए हैं? सी जोसेफ विजय कौन बन गए दोस्तों? यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो कि TVK पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से? TVK बिलोंग से की पार्टी से। अच्छा, सी जोसेफ विजय है, इन्हें विजय थालापति के नाम से भी जाना जाता है। आपने कई बार साउथ की मूवीज में इन्होंने एज अ एक्टर देखा होगा, है ना। पहले इनका प्रोफेशन एज अ एक्टर था, और हाल ही में ये एक्टर टर्न्स पॉलिटिशियन बन गए हैं, और इन्होंने TVK पार्टी का गठन किया गया, और हाल ही में तेलंगाना में जो चुनाव हुए थे उसको जीतकर अपनी पार्टी बना ली है, और ये खुद उस पार्टी के चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 किसने जीती है दोस्तों? तो ये जीती है भारत ने। हाल ही में भारत द्वारा विश्व योगासन चैंपियनशिप या वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप जीत ली है। अच्छा, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? 4 से 8 जून तक इसका आयोजन हुआ था। आयोजन स्थल था एका एरिना अहमदाबाद। जो वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुई थी इसका आयोजन हुआ था एका एरिना अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। वहीं भारत की ओर से 114 मेडल जीते थे, जिसमें 102 स्वर्ण पदक हैं, 8 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक हैं। ठीक है, लगभग 79 देश इसमें शामिल हुए थे,
है ना। जापान दूसरे नंबर पर आया है और अर्जेंटीना तीसरे नंबर पर आया है। वो पहले नंबर पर कौन है? इंडिया, है ना। इंडिया फर्स्ट नंबर पे था। ओवरऑल चैंपियनशिप भारत द्वारा जीती गई है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया 6.4%, है ना, 6.4%। अच्छा, इससे पहले कितनी निर्धारित कर दी? 6.7% का निर्धारण हुआ था। लेकिन हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच जो वॉर चल रही है, किन दो कंट्रीज के बीच में? अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इसी के चलते इस रेटिंग को कम कर दिया गया है, क्योंकि इकोनॉमी में भी काफी असर पड़ रहा है। इसी चक्कर में 6.7% से घटाकर 6.4% कर दिया है। वहीं इसका संशोधन भी कर दिया गया है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में HAW के सिस्टम के लिए ई कोर्ट इंटीग्रेशन फ्यूचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल। हाल ही में केरल द्वारा HAW के सिस्टम या फिर हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल सिस्टम की स्थापना की है। अच्छा, क्या करेगा ये सिस्टम? वन्य जीव अपराध मामले जो रहेंगे या वाइल्ड लाइफ ऑफेंस केसेस रहेंगे, मतलब वनों में किसी भी प्रकार का ऑफेंस या अपराध होता है, चाहे वनों में जो जीव हैं उनको अवैध तरीके से मारना या फिर वन को हानि पहुंचाना, इन सबको डिजिटल रूप से कैप्चर करेगा और इनकी रोकथाम के लिए ही हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल स्थापित किया गया है, ठीक है। और केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने पूरी तरह डिजिटाइज्ड और न्यायपालिका एकीकृत या फिर जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया है। पूरा डिजिटल रूप से सारी निगरानी रखेगा ये सिस्टम हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, है ना। इससे जो भी वाइल्ड लाइफ ऑफेंस केसेस है इसमें काफी मात्रा में कमी आने की संभावना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। देखिए, हाल ही में वेस्ट बंगाल में भी चुनाव हुए थे और यहाँ पर भी बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना। और बीजेपी गवर्नमेंट के इस जो आई है, और इसी उपलक्ष्य में वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए? शुभेंदु अधिकारी जी, है ना। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए दोस्तों? शुभेंदु अधिकारी जी। आपको नाम पता होना चाहिए। नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वेस्ट बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, और बीजेपी गवर्नमेंट आई है वहां पर। और हाल ही में वेस्ट बंगाल 36वां ऐसा राज्य बन गया है जिसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वहां पर लागू की गई है। इससे पहले सभी 35 जो राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश थे, यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पहले से ही लागू हो गई थी, लेकिन केवल और केवल वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य था जहां पर इस योजना को लागू नहीं किया गया था, और हाल ही में शुभेंदु अधिकारी जी द्वारा इसको लागू कर दिया गया है। अच्छा, क्या उद्देश्य है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो परिवार रहते हैं उन्हें 1 साल में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज देने की सुविधा है। 1 साल में 5 लाख तक का कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, है ना, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं और जो पात्र हितग्राही हैं उनको। और यहीं पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वेस्ट बंगाल में लागू कर दी गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ इंदौर में। हाल ही में ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई है इंदौर में, ठीक है। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था दोस्तों? 9 से 13 जून का तक इसका आयोजन हुआ है। वहीं फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर इनोवेशन इसका मुख्य विषय था या मुख्य उद्देश्य था, और इसी विषय में इस मीटिंग में चर्चा हुई है, ठीक है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली निर्यात खेप भारत से किस देश भेजी गई है? तो ये भेजी गई है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई दुबई में जो है। यहीं पर तेजपुर लीची, ये जो पिक्चर में दिख रही है यही है तेजपुर लीची, जिसे जोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त है ना। ये असम की काफी फेमस लीची होने के कारण इसे जीआई टैग दिया गया है, और इसी की पहली खेप कहां पर भेजी गई है? दुबई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अच्छा, जीआई टैग की बात हो रही है तो जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और जिस चीज की पहचान उसकी जगह से हो, है ना। जैसे असम की एक जगह है तेजपुर, और तेजपुर में की जो लीची है वो काफी फेमस है। फेमस क्यों है? क्योंकि इसकी गुणवत्ता के कारण, इसका जो स्वाद है वो भी, टेस्ट है, बहुत लाजवाब रहता है, आकर्षक दिखती है, दिखने में भी वो शानदार रहती है और काफी रसीली रहती है। और इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से इससे ये लीची काफी फेमस है, और तेजपुर में इसका उत्पादन होता है, तेजपुर असम में, और इसी के कारण इसका नाम तेजपुर लीची रख दिया गया है, और इसी उपलक्ष्य में इसे जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है।
अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट हुआ है, इस एक्सपोर्ट को कौन संचालित करता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित किया जाता है। अच्छा, क्या होता है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी? इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है ना। कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसका संचालन किया जाता है। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में स्थित है और इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? कृषि एवं खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, ये उसका कुछ मुख्य उद्देश्य है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में झारखंड से पहली बार व्यावसायिक रूप से ताजे आमों की खेप किस देशों को निर्यात की गई है? तो ये निर्यात की गई है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम को, है ना। पहली खेप लगभग 1.5 मीट्रिक टन से ज्यादा आमों की सप्लाई हुई है झारखंड से, कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में, है ना। देखिए, झारखंड की एक आम की प्रजाति है जिसका नाम है आम्रपाली आम। कौन सा नाम है? आम्रपाली आम। और इसी की पहली खेप जो है लगभग 1.5 मीट्रिक टन यूनाइटेड किंगडम भेजी गई है ना। और इसका संचालन भी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया था, जिसका डिस्कशन हाल ही में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना। तो तेजपुर लीची का एक्सपोर्ट हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और आम्रपाली आम जो कि झारखंड की फेमस आम है, इसका एक्सपोर्ट हुआ है यूनाइटेड किंगडम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहीं पर रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया है। और ये भी वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और आसपास के क्षेत्रों में ये इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। देखिए, आईएमडी की बात हो रही है। आईएमडी का फुल फॉर्म होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या भारतीय मौसम विज्ञान, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में। स्थापना कब हुई थी? 1875 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा हैंडल किया जाता है ना। क्या इसका मुख्य कार्य है? मौसम पूर्वानुमान, है ना। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की पहले से ही जांच कर लेना, चाहे वो चक्रवात हो, वर्षा हो, लू, तूफान आदि के लिए चेतावनी देना, है ना। ये इसका मुख्य काम है। वही प्रमुख कौन है आईएमडी के? एम मोहापात्रा, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुमार शंकर को। कुमार शंकर आईजीएल के नए एमडी नियुक्त हो गए हैं और इनकी नियुक्ति गेल द्वारा की गई है। गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इन्हीं के द्वारा हाल ही में जो कुमार शंकर है, इनकी नियुक्ति एज एमडी नियुक्त की है, ठीक है। और देखिए, गेल की बात हो रही है तो गेल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना इसकी 1984 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है ना। और यहाँ के सीएमडी कौन है? दीपक गुप्ता। यहाँ के सीएमडी हैं दीपक गुप्ता। अच्छा, गेल जो है ये भारत का महारत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है या महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। और इसी के द्वारा हाल ही में आईजीएल जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, आईजीएल के न्यू एमडी को कर दिए गए हैं कुमार शंकर जी। हाल ही में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी में शौर्य चक्र से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये सम्मानित किया गया है सूरज प्रसाद, है ना। ये है पिक्चर में सूरज प्रसाद जी, और इन्हीं को हाल ही में शौर्य चक्र जो कि शांतिकालीन पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है। देखिए, भारत में मुख्यतः 3 शांतिकालीन पुरस्कार हैं। पहले नंबर का है अशोक चक्र, दूसरे नंबर का है कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर का है शौर्य चक्र। और हाल ही में सूरज प्रसाद को इंडियन नेवी के जो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, और इन्हीं को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अच्छा, किस उपलक्ष्य में किया गया है? एक ऑपरेशन चुंटाबाड़ी हुआ था, जिसका सफलतापूर्वक इस मिशन को सक्सीड किया था। किसके द्वारा? सूरज प्रसाद द्वारा, है ना। और इसी उपलक्ष्य में इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में 9 से 13 जून तक आयोजित ब्रिक्स कृषि बैठक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है इंदौर, है ना, इंदौर। देखिए, ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स का गठन कब हुआ था दोस्तों? 2009 में। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? 2009 में। और ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश और वैश्विक सहयोग बढ़ाना, है ना। इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में देश कौन कौन से हैं? तो वर्तमान में है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना,
साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया। ठीक है, ये सारे देश अभी ब्रिक्स में शामिल हैं। और हाल ही में ब्रिक्स एग्रीकल्चर समिट जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कहां पर हुई है? इंदौर। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यहीं पर इसका आयोजन किया है 9 से 13 जून तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस मेट्रो परियोजना के फेज 2A को मंजूरी दी है? तो ये दी है अहमदाबाद मेट्रो को, है ना। ये है पिक्चर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2A का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, है ना। फेज 2A कॉरिडोर की कुल लंबाई 6032 निर्धारित की गई है, कुल स्टेशन 5 रहेंगे। और वहीं परियोजना पूर्ण होने पर कुल नेटवर्क लंबाई रखी गई है 77 किलोमीटर, है ना। 77 किलोमीटर जो कि अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क को कवर करेगी। और कुल अनुमानित लागत कितनी निर्धारित की गई है? 2169 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने वाले नेता कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी, है ना। नरेंद्र मोदी जी हाल ही में भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, इससे पहले ये रिकॉर्ड था जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर। जवाहरलाल नेहरू जी लगभग 4398 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान थे और इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 4399 दिन, जो कि 10 जून को कंप्लीट हुए थे, इतने दिवस तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त रहने वाले सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो कि 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे और इन्होंने लोकसभा चुनाव भी 2014 को ही जीता था। वही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 मई 1952 को ये प्रधानमंत्री बने थे और 27 मई 1964 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ था। तो इतने कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में META ने भारत में अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है जामनगर, गुजरात में। गुजरात का एक शहर है जामनगर, यहीं पर मेटा ने पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। देखिए, मेटा जो कि मेटा की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, मतलब फेसबुक मेटा द्वारा ही संचालित किया जाता है। और इन्हीं मेटा ने और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने संयुक्त रूप से जामनगर, गुजरात में AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित किया है और जिसकी क्षमता है 168 मेगावाट। कितनी है? 168 मेगावाट। कहां पर सेंटर स्थापित किया है? जामनगर, गुजरात में। हाल ही में प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्माता भारती राजा का निधन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ चेन्नई में। ये है पिक्चर में भारती राजा जो कि फिल्म निर्माता है या फिर तमिल फिल्म मेकर है ना। चेन्नई में इनका निधन हो गया 84 वर्ष की उम्र में और ये फिल्म निर्देशक, निर्माता एवं अभिनेता भी थे। हाल ही में इजी कनेक्ट मॉडल के तहत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा से जुड़ने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इजी कनेक्ट मॉडल के तहत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा से जोड़ा गया है ना। वाराणसी से यदि कोई विदेश यात्रा करता है दिल्ली के माध्यम से होते हुए, तो यहाँ पर जो बैगेज चेक इन है, इमिग्रेशन की जो प्रक्रिया है, ये दोनों प्रक्रिया वाराणसी एयरपोर्ट पर ही कंप्लीट कर दी जाएगी। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट में दोबारा इमिग्रेशन प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्या उद्देश्य है इसका? ये यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाना, है ना। इंटरनेशनल जर्नीज जो होती हैं, इसमें दिल्ली में भी जब इमिग्रेशन प्रोसेस होती है, बैगेज चेक इन होती है, तो यात्री को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी यात्रा को आसान बनाने के लिए यहाँ पर इजी कनेक्ट मॉडल लागू किया गया है। कहां पर? वाराणसी एयरपोर्ट पर। हाल ही में प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हाई स्पीड फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट। उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो, वो भी हाई स्पीड फाइबर। इस उद्देश्य से प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, है ना। शुरुआत इसकी हुई है 9 जून को और वहीं पहले चरण में 21 जिले शामिल किए गए हैं और ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी दिया गया है। अच्छा, इस 21 जिले में लगभग 20 लाख परिवार शामिल हुए हैं। 20 लाख परिवार को शामिल किया गया है जिनके घर हाई स्पीड फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में असम सरकार और यूरोपीय संघ द्वारा ब्लू वैली क्लस्टर कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये असम की कैपिटल गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया गया है 9 जून को और असम सरकार और यूरोपियन संघ द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहां पर? गुवाहाटी में, है ना। क्या मुख्य इसका उद्देश्य ब्लू वैली क्लस्टर का? जो वहां का एग्रीकल्चर आइटम्स है उसकी फ्लेवर्स को या उसकी फ्रेग्रेंस को किस प्रकार बेहतर और इनोवेटिव बनाया जाए, इसकी रिसर्च होगी इस सेंटर पर, है ना, ब्लू वैली क्लस्टर में। ठीक है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत ने किसे लोकतांत्रिक गणराज्य साओ टोमे और प्रिंसिपे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं विनय कुमार, है ना, ये है पिक्चर में विनय कुमार, और इन्हीं को हाल ही में साओ टोमे और प्रिंसिपे का अगला एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है भारत की तरफ से। इससे पहले ये डायरेक्टर की पोस्ट पर थे दिल्ली में, है ना, दिल्ली मिनिस्ट्री में डायरेक्टर की पोस्ट पर थे, और हाल ही में साओ टोमे और प्रिंसिपे का अगला एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत ने किसे कोट दी आइवर गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुए हैं लक्ष्मण रमेश बाबू। कौन नियुक्त हुए हैं? लक्ष्मण रमेश बाबू। ठीक है, नियुक्ति के लिए कहा, इनकी नियुक्ति किस देश के लिए की गई है? कोते दी आइवोर, है ना, कोते दी आइवोर के लिए, और ये आईएफएस अधिकारी हैं, आईएफएस 2005 बैच के अधिकारी हैं, और वर्तमान में ये कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पर थे, कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पर थे, और हाल ही में इन्हें कोते दी आइवोर का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, है ना, क्या नाम है इनका? लक्ष्मण रमेश बाबू, आईएफएस ऑफिसर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विनिमय नामक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहां लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो कि एक डिजिटल सिस्टम है जो भारत की भूमि सीमाओं या लैंड बॉर्डर्स पर आने जाने वाले ट्रक, यात्री और सामान को आसानी और तेजी से मैनेज करने के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून के दौरान किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? तो ये जाने वाले हैं फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर। ठीक है, फ्रांस में किससे मिलना है इनको? फ्रांस में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इनसे इनकी मुलाकात होगी। वहीं स्लोवाकिया में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट फिको और पीटर पेलेग्रिनी, जो कि स्लोवाकिया रिपब्लिक के प्रेसिडेंट है, इनसे मुलाकात होगी। वही क्या उद्देश्य है दोस्तों? यूरोप में भारत की रणनीतिक साझेदारी या पॉलिटिकल कॉपरेशन, पॉलिटिकल पार्टनरशिप है, उसे और ज्यादा मजबूत करना। इस उद्देश्य से 13 से 18 जून के मध्य भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर जाएंगे। हाल ही में विश्व की अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई है ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि किरण। ठीक है, सृष्टि किरण। ठीक है, हाल ही में जून 2026 में विश्व की अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली खिलाड़ी बन गई है सृष्टि किरण, है ना, अंडर 13 की बात हो रही है। सृष्टि किरण नंबर 1 रैंकिंग में आ गई है टेनिस रैंकिंग में। ठीक है, इनकी आयु है 13 वर्ष, और सृष्टि किरण ने लगातार कितने आईटीएफ जूनियर खिताब जीते हैं? 5 खिताब जीते हैं, और इसी उपलक्ष्य में इन्हें नंबर 1 टेनिस प्लेयर अंडर 13 कैटेगरी में चुना गया है। हाल ही में 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन या इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। अच्छा, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। देखिए, आईएलओ की बात हो रही है, तो आईएलओ को पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर इसकी जेनेवा में है ना, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। वो करंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट एफ होंगो। हाल में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो ये संयुक्त रूप से यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 कंट्रीज फीफा का संयुक्त रूप से होस्ट कर रही हैं या इसका आयोजन कर रही हैं, और इसका आयोजन जो स्टार्ट कब से हुआ है? यह स्टार्ट हुआ है 11 जून से, 11 जून 2026 से इसका स्टार्टिंग फेज स्टार्ट हुआ है, और इसका समापन हुआ 19 जुलाई 2026 को। ठीक है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 देश संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कितनी टीम्स भाग ले रही हैं फीफा विश्व कप में? 48 टीम भाग ले रही हैं, और वहीं 2022 जो इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, देखिए, फीफा की बात हो रही है तो कुछ फैक्ट्स फीफा के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना इसकी 21 मई 1904 को हुई थी। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? पेरिस फ्रांस में हुई थी, और जुरिक जो कि यूरोपियन देश है, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। किसका? फीफा का, है ना। प्रेसिडेंट कौन है हाल ही में? जियानी इन्फेंटिनो। 2016 से वर्तमान तक इसके हेड अभी भी हैं, है ना, फीफा के चेयरमैन हैं, और पहले अध्यक्ष थे रॉबर्ट गुरेन।
रॉबर्ट गुरिन पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है दोस्तों, और ये प्रत्येक जो हर 4 साल में, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है ना हर 4 वर्ष में एक बार होता है, ऐसे ही फीफा वर्ल्ड कप भी 4 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार का आयोजन किनके द्वारा किया जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से किस ईंधन को छूट प्रदान की है, तो ये की है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को, है ना। ऐसा पेट्रोल जिसमें इथेनॉल मिला जाता है, इसी में केंद्र सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फ्री रखा है, इसमें मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने अमरावती में किस परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है, तो ये दी है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस एकोमोडेशन CGGPOA, या फिर केंद्रीय सरकारी सामान्य पूल कार्यालय आवास को। अच्छा, क्या चीज है ये, है ना। CCA जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस एकोमोडेशन परियोजना को मंजूरी दी है। और इसका क्या उद्देश्य है, विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों को एक ही परिसर में कार्यालय सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए, अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वो अलग अलग जगह पोस्ट, मतलब इनकी जगह अलग अलग ऑफिस बने रहते हैं, जिसमें सिविलियंस को काफी प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग सरकारी काम कराने में। तो इनको यूनाइट करके एक ही जगह पर स्थापित किया जाए, इसी उद्देश्य से सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस एकोमोडेशन को मंजूरी दी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के समर्थन के लिए किस संगठन को $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है, तो ये की है UNRWA, है ना। UNRWA जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज, है ना। इन्हीं के संरक्षण के लिए $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर घोषणा की देने की घोषणा की है ना। और UNRWA क्या करता है, बेसिकली फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता एवं सेवाएं प्रदान करना, और इसी एजेंसी को भारत की तरफ से $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना की अवधि 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, तो ये दी है CGSMFI का सेकंड वर्जन, है ना, 2.0। इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। हाल ही में कुछ महीने पहले क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का पहला फेज आया था, वहीं इसका जो दूसरा फेज है इसको भी लागू करने की मंजूरी दी गई है, जिसकी अवधि है 31 अगस्त 2026 ना, 31 अगस्त 2026 तक की। और इसमें क्या है, जो NBFCs होते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करना। तो गारंटी सीमा कितनी है, 20,000 करोड़ तक की। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी फ्री ट्रेवल स्कीम को मंजूरी दी है, तो ये दी है ऑप्शन नंबर बी, केरल में, है ना। केरल द्वारा हाल ही में प्रियदर्शनी फ्री ट्रेवल स्कीम मतलब बसेस चलाई जा रही हैं, जिसमें महिलाएं और ट्रांसजेंडर ही सफर कर सकेंगे, है ना। और ये ऐसा करने वाला केरल जो पहला राज्य बन गया है, जिसकी लागू तिथि कब है, 15 जून 2026 से। और प्रारंभिक परीक्षण अवधि कितनी रखी गई है, 100। पहले से 100 दिन तक संचालित किया जाएगा, बेहतर रिस्पॉन्स होने पर इसकी अवधि बढ़ा दी जाएगी। किसकी, प्रियदर्शनी फ्री ट्रेवल स्कीम की। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 ECG NSS जैमर की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है दोस्तों, तो ये किया है एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से, है ना। 20 ECG NSS जैमर को खरीदने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से। ठीक है दोस्तों, और कितनी लागत की गई, 449 करोड़ रुपए इसकी लागत रहेगी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर्स को खरीदने के लिए। तो ये थी सारी जून, मतलब जो जून माह है, जून माह की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकती थी वो हमने सब कवर कर ली है, सारी विस्तार में कवर करी है। इससे बार मान के चलिए क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, प्रत्येक क्वेश्चन को की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।